हाँ नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। मैं अभिषेक मालव, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, रात्रि के 11:45 हो रहे हैं जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं आपके लिए। क्लियर? ये हमने एक छोटा सा कमरा है हमारा और वहीं पर सारा सेटअप लगाया हुआ है। क्लियर? आपके लिए रात्रि में भी वीडियो बना रहे हैं। क्लियर? क्योंकि बैचेज इतने सारे हैं जिनमें वीडियो बना करके हमें अपलोड करने होते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये बात करने वाले हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था केमिकल शिफ्ट। याद करो, केमिकल शिफ्ट हमने पढ़ा था। और आज हम ये पढ़ेंगे कि वो जो केमिकल शिफ्ट होती है ना, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो ये प्रश्न आ जाता है भाई विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो क्या पढ़ रहे हैं हम, केमिकल शिफ्ट, और इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, पोजीशन ऑफ सिग्नल इन एनएमआर स्पेक्ट्रा। क्लियर? तो केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक, ये आज का हमारा टॉपिक है कि कौन कौन से कारक हैं जो केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट करते हैं। क्लियर? आ जाओ देखो, केमिकल शिफ्ट को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। केमिकल शिफ्ट का मतलब समझ गए? क्या होता है? सिग्नल की पोजीशन। क्या होती है? सिग्नल की पोजीशन। कहां पर? एनएमआर स्पेक्ट्रा में। तो एनएमआर स्पेक्ट्रा में सिग्नल की पोजीशन, पोजीशन का मतलब अपफील्ड है या डाउनफील्ड है। यहां पोजीशन का क्या मतलब होता है? या तो अपफील्ड या डाउनफील्ड। क्लियर हो गई बात? क्लियर? किसके संदर्भ में? बोलो, टीएमएस के संदर्भ में। आ रही बात समझ में? पहले वाले लेक्चर जब आप देखोगे सब चीजें समझ में आ जाएगी आपके। क्लियर? तो केमिकल शिफ्ट क्या है? पोजीशन ऑफ सिग्नल इन एनएमआर स्पेक्ट्रा। एनएमआर स्पेक्ट्रा में सिग्नल की स्थिति कि वो अपफील्ड पर है या डाउनफील्ड पर है, वो क्या कहलाती है? केमिकल शिफ्ट कहलाती है। क्लियर? अब देखो, हम ये कंडीशन बना रहे हैं कि कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो नंबर 1 पर लेंगे हम कौन सा इफेक्ट लेंगे भाई? हम नंबर 1 पर लेंगे माइनस आई इफेक्ट। कौन सा लेंगे? माइनस आई इफेक्ट। क्लियर? या फिर इसको हम माइनस आई और माइनस एम भी कह देते हैं, माइनस आई या माइनस एम इफेक्ट। क्लियर? अब देखो क्या कंडीशन है, ये ध्यान रखना। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। क्या बता रहा हूं? एग्जांपल, मैथिल फ्लोराइड, मैथिल क्लोराइड और मैथिल ब्रोमाइड। क्लियर? ये कंडीशन है। अब देखो इसके लिए टो की वैल्यू, किसकी? टो की वैल्यू पीपीएम में। इसके लिए 5, इसके लिए 6 और इसके लिए 7। और अगर डेल्टा वैल्यू निकालूं पीपीएम में, तो डेल्टा वैल्यू निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या आएगा? 10 माइनस 2, तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। यहाँ 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, यहाँ 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। क्लियर? ये आ गई हमारे पास डेल्टा वैल्यू। तो सबसे ज्यादा डेल्टा वैल्यू किसकी है? इसके रेफरेंस में। क्लियर? ये देखो, इसका कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई, इसका माइनस आई और इसका भी माइनस आई। यहाँ माइनस आई क्या है? मैक्सिमम है। यहाँ माइनस आई क्या है? मिनिमम है, मिनिमम होता है। तो अगर माइनस आई मैक्सिमम है, फ्लोरीन का माइनस आई मैक्सिमम है, तो डेल्टा वैल्यू क्या है? ज्यादा है। और अगर माइनस आई मिनिमम है तो डेल्टा वैल्यू क्या है? कम है। आ रही बात समझ में? तो देखो कि माइनस आई इफेक्ट वाले क्या करते हैं, तो क्या लिखेंगे कि यदि किसी मॉलिक्यूल में, यदि किसी मॉलिक्यूल्स में या स्पीसीज में, यदि किसी मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व्ड प्रोटॉन के पास, यदि किसी मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व्ड प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप माइनस आई जुड़ा हुआ होता है, तो वह प्रोटॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर देता है? प्रोटॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है। और अगर प्रोटॉन के आसपास का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया, प्रोटॉन के आसपास का इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या कर देता है? कम कर देता है। क्लियर? जिससे
प्रोटॉन की क्या हो जाती है, डीसिल्डिंग हो जाती है, प्रोटॉन की डीसिल्डिंग हो जाती है। और अगर डीसिल्डिंग हो गई तो डेल्टा वैल्यू, डेल्टा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर हो गई बात। तो ध्यान रखना कि माइनस आई वाले क्या कराते हैं, डीसिल्डिंग कराते हैं, डेल्टा वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर डेल्टा वैल्यू बढ़ गई तो फिर सिग्नल कहां चला जाता है, डाउन फील्ड में। आई बात समझ में, कहां चला जाएगा, डाउन फील्ड में चला जाता है। तो माइनस आई इफेक्ट कौन क्या कराता है, डीसिल्डिंग कराता है। डीसिल्डिंग कराते डेल्टा बढ़ेगा, डेल्टा बढ़ेगा तो कहां चला जाएगा, डाउन फील्ड में चला जाएगा। क्लियर। तो ध्यान में रखना पहला इफेक्ट कौन सा है, माइनस आई इफेक्ट, नोट कर लो। ठीक है। अब देखो दूसरा लेते हैं प्लस आई इफेक्ट, नोट कर लिया भाई, ले ला स्क्रीनशॉट। ठीक है। अब हम आ जाएं दूसरे इफेक्ट पर, नंबर दूसरे पर क्या ले रहे हैं, प्लस आई, प्लस आई या प्लस एम इफेक्ट। क्लियर। जैसे इधर देखो CH3 CH CH3 और CH3। क्लियर। क्या कंडीशन है देखते जाओ बोर्ड पर, ए टाइप ए टाइप ए टाइप और ये बी टाइप। क्लियर। अब देखो क्या कंडीशन है भाई, समझो। इसका कौन सा इफेक्ट, प्लस आई, इसका भी प्लस आई और इसका भी प्लस आई। तो ये तीनों इस हाइड्रोजन की क्या कराएंगे, तो क्या लिखोगे, ये तीनों इस हाइड्रोजन की क्या कराते हैं, बोलो, शिल्डिंग कराते हैं। तो क्या लिखेंगे कि यदि किसी, तो क्या हो जाएगा, समझो, ए, ये देखो कंडीशन समझने में आ रही है ना आपके, ए की क्या हो जाए, ये देखो बी किससे जुड़े हुए हैं, प्लस आई से जुड़े हुए हैं। तो यदि किसी मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व्ड प्रोटॉन, ये कौन सा प्रोटॉन है, ऑब्जर्व्ड प्रोटॉन। क्लियर। और ये कौन से हैं, पड़ोसी प्रोटॉन, ये कौन से हैं, पड़ोसी प्रोटॉन। क्लियर। तो यदि किसी मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो प्रोटॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे प्रोटॉन की क्या हो जाती है, शिल्डिंग हो जाती है और डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो अगर डेल्टा वैल्यू कम हो गई तो फिर कहां चला जाता है, अप फील्ड पर चला जाता है। क्लियर। तो ध्यान में रखना, प्लस आई वाले समूह जुड़े हुए हो तो वो उस प्रोटॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और पहले के लेक्चर में बता चुका हूं, अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, क्लियर, तो फिर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन घनत्व तो हमेशा प्रोटॉन की शिल्डिंग कराता है। क्या कराता है, शिल्डिंग कराता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, कौन सा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, तो वो तो प्रोटॉन की क्या कराएगा, शिल्डिंग कराएगा। शिल्डिंग होते डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और सिग्नल कहां चला जाएगा, अप फील्ड पर चला जाएगा। क्लियर। ले लो स्क्रीनशॉट। आई बात समझ में। तो ध्यान में रखना कि बी का क्या होगी, शिल्डिंग होगी। तो बी की क्या हो रही है, शिल्डिंग हो रही है, बी की शिल्डिंग होगी। तो फिर बी की शिल्डिंग होगी तो बी के लिए डेल्टा वैल्यू, ये किसका ऑर्डर है, डेल्टा मान, बोलो, इसकी तो क्या होगी, शिल्डिंग होते डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। ये ध्यान रखना, मतलब ये कहां चला जाएगा, अप फील्ड हो जाएगा। क्लियर। आगे बात समझ में। अब देखो नंबर अगला लेते हैं कि कौन सा कारक है जो इसे प्रभावित करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई सारे के सारे, आप चीजों को समझते हुए चलो केवल। अब मैं आ जाता हूं विद्युत ऋणता के केस पर। इसको मैं शॉर्ट में समझा दूंगा क्योंकि वो बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही है, आप तो केवल समझ लेना भैया ना। मैं केवल शॉर्ट में समझाऊंगा विद्युत ऋणता को, क्योंकि ज्यादा समझने वाली बात ही नहीं है। क्लियर। नंबर थर्ड,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। इतनी सी याद रखना, अगर विद्युत, इतना सा याद रखना कि यदि प्रोटॉन अधिक वैद्युत ऋणी, यदि प्रोटॉन अधिक वैद्युत ऋणी समूह के साथ जुड़ा हो तो उस प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया तो फिर वहां क्या होगी, बोलो, डीशिल्डिंग होगी। और अगर डीशिल्डिंग होगी तो डेल्टा वैल्यू बढ़ेगी, मतलब सिग्नल कहां जाएगा, डाउन फील्ड पर जाएगा। क्लियर, ये ध्यान में रखना, ठीक है। आई बात समझ में? तो अगर अधिक वैद्युत ऋणी समूह जुड़ा है, क्लियर, तो फिर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, कम, तो फिर क्या होगी, डीशिल्डिंग, डेल्टा वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर, तो लिख दूं, अगर En ज्यादा है तो डेल्टा वैल्यू ज्यादा होगी, En कम है तो डेल्टा वैल्यू कम होगी। क्लियर, इसके पहले वाला प्रश्न मैंने बता दिया था, वो अपवाद आया था ना एक जगह, वो अलग बात है। क्लियर, ध्यान रखना, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, आ जाओ अब अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, क्या होगा है, देखो, एक होता है नंबर 4, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, इसको कहते हैं एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। ये अलग से प्रश्न आ जाता है भाई, एनाइसोट्रोपिक प्रभाव। अब पहले तो ये समझो कि एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट होता क्या है। देखो, किसी भी मॉलिक्यूल में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। तो देखो समझो, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, मॉलिक्यूल्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। क्लियर, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड के साथ पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व लिख दो, पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व उपस्थित होता है। ये एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करता है, अंतरक्रिया करता है। इस अंतरक्रिया से क्या होगा, बोलो, इस अंतरक्रिया से प्रोटॉन की, इस अंतरक्रिया से प्रोटॉन का एनएमआर सिग्नल, प्रोटॉन का एनएमआर सिग्नल या तो कहां चला जाएगा, अप फील्ड पर या डाउन फील्ड हो जाता है। अप फील्ड कब होगा, बोलो, जब उसकी क्या होगी, शिल्डिंग होगी। डाउन फील्ड कब होगा, जब उसकी डीशिल्डिंग होगी। क्लियर, तो मॉलिक्यूल में जो पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व उपस्थित होता है ना, वो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड के साथ अंतर क्रिया करता है, जिससे प्रोटॉन का एनएमआर सिग्नल या तो अप फील्ड पर चला जाएगा। कब जाएगा, जब प्रोटॉन की क्या होगी, शिल्डिंग होगी। तो डाउन फील्ड पर कब जाएगा, जब प्रोटॉन की क्या होगी, डीशिल्डिंग होगी। क्लियर, तो शिल्डिंग होने से और ये डीशिल्डिंग होने से। क्लियर, ये हो गई हमारी बातें। क्लियर हो रही है बात, बोलो, हो जाता है। बस इसे ही कौन सा इफेक्ट कहते हैं, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। क्लियर हो गई बात। तो किसी भी ऐसा कैसा लिखना आप कॉपी में, किसी मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व उपस्थित होता है जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड के साथ अंतर क्रिया करता है, जिससे प्रोटॉन का जो एनएमआर सिग्नल है वो शिल्डिंग होने से अप फील्ड पर और डीशिल्डिंग होने से डाउन फील्ड पर चला जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट कहा जाता है। आई बात समझ में, ध्यान में रखना। क्लियर हो रही है बातें, अरे बोलो, ठीक है। तो ये कंडीशन आप ध्यान में रखोगे। क्लियर, ये हो गया। अब यहां पर एक पॉइंट नोट करना कि ये जो एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट हो रहा है ना, ये मॉलिक्यूल में क्या नोट करोगे, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट मॉलिक्यूल्स में पैरामैग्नेटिक
और डाया मैग्नेटिक रिंग करंट पढ़ाया था मैंने जब एरोमेटिक में पढ़ाया था बेंजीन में, ध्यान रखना। तो एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट मॉलिक्यूल में पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक रिंग करंट के कारण ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अलग से प्रश्न आ जाता है भाई। क्लियर? तो क्या लिखोगे कि किसी मॉलिक्यूल में जब पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व उपस्थित होता है तो वो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड के साथ अंतर क्रिया करेगा, जिससे क्या होगा, जैसे ही वो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड के साथ अंतर क्रिया करेगा तो प्रोटॉन का एनएमआर सिग्नल शील्डिंग होने से अप फील्ड पर चला जाएगा और डाउन फील्ड का डीशील्डिंग होने से डाउन फील्ड पर चला जाएगा। इसे एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। और एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट मॉलिक्यूल में पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक रिंग करंट के कारण होता है। क्लियर हो रही है बातें? ये डायामैग्नेटिक रिंग करंट क्या है ये मैंने बताया था भाई पिछले वाले लेक्चर में, देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ले लो एक इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, आ रही ना बातें समझ में? बोलो। ये पैरामैग्नेटिक रिंग करंट कहां बताया था मैंने? ये बताया था मैंने एथीन में, बताया था एथीन में होती है। क्लियर? कैसे बताया था? अरे याद किया करो, ये ऐसे बताया था ना, बोलो। ये तो ये कौन सी रिंग करंट है? ये पैरामैग्नेटिक ही है। और डायामैग्नेटिक कहां बताया था? डायामैग्नेटिक कहां बताया था? एसिटिलीन में बताया था ना। ओ सर हमें तो ध्यान ही नहीं है, ये बताया था मैंने। क्लियर? तो ये कौन सी रिंग करंट है? ये डायामैग्नेटिक रिंग करंट होती है। क्लियर हो रही बातें? ये सब बड़ा रखा है भाई मैंने। क्लियर? ध्यान में रखना। अब ले लो एक इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, आ जाओ एक इफेक्ट और देख लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जिसमें हम इसको पूरा करेंगे। क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होता है उसको भी समझ लो आप। भैया कोई नहीं पढ़ाएगा। क्लियर? अगर आपके पास किसी टीचर की, यहाँ की स्पेशली यहाँ के टीचर की अगर कॉपियां उठाओगे तो ये टॉपिक ही नहीं मिलेंगे, पहली बात तो। क्लियर? और ये प्रश्न आते हैं कि केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, वर्णन करो। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाते हुए चल रहा हूं। क्लियर? आ रही बातें समझ में? बस नोट करते हुए चल जाना। अगर ऐसी भी दिक्कत आती है तो वीडियो में अगर पहले आप देख लो, फिर मैं पूरा टाइम देता हूं आपको लिखने का, तो आप वीडियो को पॉज कर लो और वीडियो को रोक करके आप उसको नोट कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, आ जाओ एक पॉइंट और देख लो 5वें नंबर पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना भाई? अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की परिभाषा क्या होती है आप सब जानते हो, क्या होती है आप सब जानते हो। क्लियर हो गई बात? देखो क्या कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में। जैसे मैंने कहा ये HF, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉनों को अपने पास ले लेगा, तो इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस। फिर अगला है HF, ये अपने पास ले लेगा, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस। क्लियर? अब देखो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वही क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। आ रही है बात समझ में? बोलो ना भाई। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होगा? तो क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हो क्या रहा है? देखो बोर्ड पर, जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इस फ्लोरीन फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या थी? ज्यादा थी। इस फ्लोरीन ने इन इलेक्ट्रॉनों को, कौन से इलेक्ट्रॉन है? सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लिया, तो फिर इस प्रोटॉन के पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर? प्रोटॉन के चारों ओर सिग्मा इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया? कम हो गया। और अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, बोलो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया तो फिर प्रोटॉन की क्या होती है?
बोलो डीसिल्डिंग, प्रोटॉन की डीसिल्डिंग होती है। और अगर प्रोटॉन की डीसिल्डिंग हो रही है तो फिर बोलो डेल्टा वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब एनएमआर सिग्नल कहां जाएगा, बोलो ना, डाउन फील्ड पर चला जाता है। कहां चला जाता है, डाउन फील्ड पर चला जाता है। तो कैसे लिखोगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के परिणाम स्वरूप ये फ्लोरीन जो होता है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे प्रोटॉन के चारों ओर सिग्मा इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है और वहां पर प्रोटॉन की डीसिल्डिंग हो जाती है। और जब डीसिल्डिंग होगी डेल्टा वैल्यू बढ़ेगी और एनएमआर सिग्नल कहां चला जाएगा, डाउन फील्ड पर चला जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान रखना भाई, इस पॉइंट को नोट कर लेना इसको। क्लियर? अब यहां पर एक पॉइंट याद रखना, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की है। इंट्रा और इंटर। एक होती है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होती है इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब देखो, अगर इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो यहां डेल्टा वैल्यू नो चेंज, डेल्टा वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। आ रही है बात समझ में? डेल्टा वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं होता है। क्लियर हो गई बात? कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। और यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समान रहती है। और अगर ये समान रहेगी तो फिर वहां डेल्टा वैल्यू नो चेंज। लेकिन इंटर के केस में याद रखना, इंटर के केस में क्या होता है, यहां इंटर के केस में अप फील्ड होता है। बोलो क्या होता है, अप फील्डिंग देखने को मिलती है। क्लियर? यहां डेल्टा वैल्यू कम हो जाती है, मतलब क्या होता है, अप फील्ड होता है। क्लियर? ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। ठीक है, समझा दिया भाई मैंने आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये फ्लोरीन सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिससे प्रोटॉन के चारों ओर सिग्मा इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया, कम। प्रोटॉन की क्या होगी, डीसिल्डिंग, डेल्टा बढ़ेगा और डाउन फील्ड हो जाएगा। क्लियर? लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, इंट्रा और इंटर। इंट्रा में डेल्टा वैल्यू नो चेंज। क्यों? क्योंकि इंट्रा होने से प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या रहता है, समान रहता है। क्लियर हो गई बात? और अगर इंटर हो रहा है तो फिर क्या होगा, बोलो इंटर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये ध्यान रखना, इंटर होने से प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो डेल्टा वैल्यू क्या होगी, कम होगी। आ रही बातें समझ में? क्लियर? तो नोट कर लेना भाई इन सब बातों को कि अगर इंटर हो रहा है तो डेल्टा वैल्यू कम होती है। क्यों? इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है और डेल्टा वैल्यू कम हो जाती है। डेल्टा वैल्यू कम हो गई मतलब कहां चला जाएगा, अप फील्ड पर चला जाता है। इंट्रा से प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं होता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं होता, समान बनी रहती है, तो डेल्टा वैल्यू नो चेंज रहती है। क्लियर? आई बात समझ में? ये था आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कर लो नोट। ठीक है भाई, एक और पॉइंट देख लो, उसको भी समझा देता हूं मैं। एक होती है वान डेर वाल्स डीसिल्डिंग, उसको भी समझ लो, केवल समझो क्या पॉइंट है। ये कंडीशन, अगला इफेक्ट जो भी है 5वें या 6ठे नंबर का जो भी चल रहा है आपका, वो है एक होती है वान डेर वाल डीसिल्डिंग। क्या होती है, डीसिल्डिंग। ये भी आप नोट करना भाई कि वान डेर वाल डीसिल्डिंग क्या होती है। क्लियर? क्या होती है उस चीज को आप नोट करना। क्लियर? क्या होती है, यदि किसी
यदि किसी कंपाउंड में, यदि किसी कंपाउंड में ऑब्जर्व्ड प्रोटॉन के पास, यदि किसी कंपाउंड में ऑब्जर्व्ड प्रोटॉन के पास कोई बड़े आकार वाला इंग्लिश में कहते हैं बल्की ग्रुप। तो यदि किसी कंपाउंड में ऑब्जर्व्ड प्रोटॉन के पास कोई बड़े आकार वाला समूह जुड़ा हुआ हो, तो बड़े आकार वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो यह बल्की ग्रुप उस प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर देता है? कम कर देता है। यह बल्की ग्रुप प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या कर देता है? कम कर देता है। क्लियर हो गई बात? इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया? कम कर देता है, जिससे प्रोटॉन की क्या हो जाती है? डीशिल्डिंग होती है। क्लियर? और प्रोटॉन की डीशिल्डिंग हो गई तो डेल्टा वैल्यू बढ़ेगी और एनएमआर सिग्नल कहां चला जाएगा? डाउन फील्ड सिग्नल मिलेगा। क्लियर? यह कहलाती है, यह घटना वांडर वाल डीशिल्डिंग कहलाती है। क्लियर? तो ध्यान में रखना, वांडर वाल डीशिल्डिंग क्या है? कि यदि किसी कंपाउंड में ऑब्जर्व्ड प्रोटॉन के पास कोई बड़े आकार वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो ये बड़े आकार वाला समूह उस प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर देता है? कम कर देता है, और जिससे प्रोटॉन की क्या हो जाती है? डीशिल्डिंग हो जाती है। और प्रोटॉन की डीशिल्डिंग हो गई, डेल्टा बढ़ेगा, डाउनफील्ड सिग्नल मिलेगा। यह घटना क्या कहलाती है? वांडर वाल डीशिल्डिंग कहलाती है। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में? वो क्या रहा है? बड़े आकार वाला समूह जुड़ गया ना, उसने क्या किया? प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर दिया? कम कर दिया। 1000 बार बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा तो प्रोटॉन की डीशिल्डिंग होगी, डेल्टा वैल्यू बढ़ेगी, डाउनफील्ड पर सिग्नल चला जाएगा। क्लियर बात? यह घटना क्या कहलाती है? वांडर वाल डीशिल्डिंग के नाम से जानी जाती है। क्लियर हो रही है बातें? ये ध्यान रखना। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं, एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझना भाई। यह है OH, ये देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये मैंने AK दिया, ये मैंने BK दिया। ये है आपका फिनोल और ये है आपका ऑर्थोक्रिसोल। ठीक? क्या कंडीशन है? अब देखो यहां तो कोई समूह नहीं जुड़ा हुआ है ना, लेकिन यहां पर ये समूह जुड़ा हुआ है, और ये समूह कौन सा है? बल्की ग्रुप है, बड़े आकार वाला बल्की ग्रुप है। और अगर बल्की ग्रुप जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर देगा? कम कर देगा, जिससे प्रोटॉन की क्या होगी? डीशिल्डिंग होगी और डेल्टा वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर? तो ये जो बड़े आकार वाला है ये इसकी क्या करेगा? बोलो, डीशिल्डिंग करेगा। क्लियर? तो HB के लिए डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ध्यान में रखना, क्या यहां लिख दूं? क्या HB की डेल्टा वैल्यू ज्यादा होगी किससे? HS से। क्लियर? आई बात समझ में? तो HB कहां चला जाएगा? HB बोलो डाउन फील्ड पर हो जाएगा। क्लियर? ये कंप्लीट होते हैं आपके सारे माइनस आई प्लस आई, विद्युत ऋणता का इफेक्ट, इसके अलावा आइसोट्रोपिक इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट और वांडर वाल डीशिल्डिंग का इफेक्ट। आई बात समझ में? सारी चीजें मैंने बोर्ड पर लिख दी, थ्योरी भी बोर्ड पर ही लिख दी है, आप सेम कैसे उतारेंगे। क्लियर हो गई बात? आई बात समझ में? मजा आया कि नहीं आया? मैं पूरी मेहनत के साथ, पहले मेरे पिछले सालों के जब आप रजिस्टर उठाओगे कुछ नहीं मिलेगा, ये उठा करके देख लेना। पिछले सालों के रजिस्टर उठाओगे ना, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। ये हर टॉपिक
विद एग्जाम्पल ज्यादा बताया है मैंने, ताकि आपके चीजें समझ में आ जाए, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अगर बैच ज्वाइन नहीं किया है ना, तो वो पुराने रजिस्टर है उनके पास, और पुराने रजिस्टरों में, पिछले साल के रजिस्टरों में उतना एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो चीजें आपको पढ़ने को मिल रही है वो चीजें उनके पास नहीं लिखी हुई है। ये बातें आप ध्यान में रखना, क्लियर। चाहे तो आप मेरे खुद के रजिस्टर आप उठा करके देख सकते हैं पिछले सालों के, ये कोई सा टॉपिक आपको वहां नहीं मिलेंगे, क्लियर। जब मैं पूरा एनएमआर पढ़ाऊंगा ना, आप मिला लेना, कहेंगे अरे सर ये तो आपने अब पढ़ाया है, ये तो था ही नहीं पिछले साल के रजिस्टरों में। हाँ, यही तो फायदा है ऑनलाइन पढ़ने का, क्लियर हो गई बात। इसलिए यहाँ पर सारी चीजें देते हैं हम, क्लियर, ताकि आपका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में आपके सिलेबस में सारे टॉपिक दिए हुए हैं, सिलेबस उठाना, सिलेबस में लिखा हुआ है इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ केमिकल शिफ्टिंग, ये रहा इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ केमिकल शिफ्टिंग। क्लियर हो गई बात, वेरी इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में जहां इससे भी रिलेटेड और बातें करेंगे, क्लियर। दो तीन लेक्चर में हम यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर देंगे, 2 या 3 लेक्चर में यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी भाई आपकी, क्लियर, जिसमें आपके एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोप कंप्लीट और आपके 10 नंबर 100% मिल जाएंगे आपको, क्लियर। फिर यूनिट सेकंड की बात करेंगे, थर्ड की बात करेंगे, क्लियर। आ रही बात समझ में? फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। शुभ रात्रि, धन्यवाद।